अब बच्चों बात आती है हमारी गैस्ट्रुला क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों जो ब्लास्टुला के बाद बनने वाली भ्रूणी अवस्था ब्लास्टुला के बाद बनने वाली वह भ्रूणी अवस्था जिसमें भ्रूण की कोशिकाएं पुनः व्यवस्थित होकर के 3 प्रारंभिक भ्रूणीय परतों का निर्माण कर लेते हैं, 3 जर्म लेयर में डिवाइड हो जाते हैं या 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, तो उसे गैस्ट्रुला अवस्था कहते हैं। वह अवस्था देखिए, ब्लास्टुला के बाद बनने वाली वह भ्रूणी अवस्था जिसमें भ्रूण की कोशिकाएं पुनः व्यवस्थित होकर 3 प्रारंभिक भ्रूणीय परतों का निर्माण करती हैं, उस अवस्था को गैस्ट्रुला अवस्था कहते हैं। अब गैस्ट्रुला के बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले निषेचन होगा। निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद क्लीवेज होता है, क्लीवेज के फलस्वरूप मोरुला बनती है, मोरुला से ब्लास्टुला बनती है। और ब्लास्टुला के बाद सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे ब्लास्टुला की कोशिकाएं अंदर की ओर तेज गति करती हैं, इस प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कहते हैं। बच्चों, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा। इस प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। जब ब्लास्टुला की कोशिकाएं अंदर की ओर तेज गति करती हैं तो इस प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके फलस्वरूप गैस्ट्रुला बनती है, इसके फलस्वरूप गैस्ट्रुला का निर्माण होता है या गैस्ट्रुला बनती है। ठीक है, गैस्ट्रुला की संरचना की बात करें तो सबसे पहले बच्चों 3 भ्रूणी परतों का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला में पहली बार या सर्वप्रथम आपको 3 जर्म लेयर या फिर पहली बार जर्म लेयर स्पष्ट दिखाई देती हैं या स्पष्ट होती हैं, स्पष्ट दिखती हैं। पहला होता है हमारा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से बनता है हमारा त्वचा, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क। दूसरा होती है हमारी मेसोडर्म। ये पहली परत का नाम एक्टोडर्म, दूसरी परत का नाम मेसोडर्म। मेसोडर्म से हमारी मांसपेशियां, अस्थियां, रक्त, हृदय और वृक्क का निर्माण होता है। तीसरी और लास्ट परत होती है बच्चों इसमें एंडोडर्म। एंडोडर्म से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, यकृत और अग्नाशय का निर्माण होता है। अब बच्चों भाग की बात कर रहे थे ना, हाँ, संरचना। इसी में दूसरी संरचना इसके अंदर पाई जाती है आर्केंट्रॉन और ब्लास्टोपोर। आर्केंटेरॉन की बात करें तो यह गैस्ट्रुला के अंदर बनने वाली प्रारंभिक आंत होती है जो आगे चल करके पाचन नली का निर्माण करती है। आर्केट्रॉन जो होती है गैस्ट्रुला में बनने वाली प्रारंभिक आंत होती है जो आगे चल करके पाचन नली का निर्माण करती है। अब ब्लास्टोपोर की बात करें तो यह गैस्ट्रुला में बनने वाला मुखद्वार होता है बच्चों, मुखद्वार होता है। विभिन्न जीवों में इससे मुख और गुदा बनती है। बच्चों, गैस्ट्रुला में बनने वाली ब्लास्टोपोर जो होता है वह गैस्ट्रुला अवस्था में बनने वाला मुखद्वार होता है, जो विभिन्न जीवों में इससे मुख या फिर गुदा बनती है। विभिन्न जीवों में इससे मुख या गुदा का निर्माण होता है। अच्छा, और मानव में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान प्रिमिटिव स्ट्रिक मतलब कि लंबी रेखानुमा संरचना बनती हैं और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से यहीं से 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। मतलब इन्हीं प्रिमिटिव स्ट्रिक से 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। प्रिमिटिव स्ट्रिक से 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है इन्हीं लंबी रेखानुमा संरचनाओं से। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। 16 से 32 सेल्ड स्टेज को हम मोरुला बोलेंगे। तो क्या क्या इसमें संरचनाएं थी आपकी गैस्ट्रुला में? 3 भ्रूणी परतें, एक्टो एंडो, ठीक है, और दूसरा आर्केट्रॉन था, दूसरी संरचना, तीसरा ब्लास्टोपोर था। यह आपकी प्रारंभिक आंत होती है और यह बनने वाला मुखद्वार होता है जो विभिन्न जीवों में इससे मुख और गुदा बनती है। मानव में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानव में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस द्वारा प्रिमिटिव स्ट्रिक बनती है, इससे 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। प्रिमिटिव स्ट्रिक से
जिसे लंबी रेखानुमा संरचनाएं बोलते हैं। इससे क्या बनेगा, तीनों जर्म लेयर बनती हैं। ये इसमें थर्ड इम्पोर्टेंट लाइन ये है बच्चों कि 16 से 32 सेल स्टेज को मोरूला बोलते हैं। बच्चों ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था कि 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु ओपरा पाया जाता है। तो बच्चों सभी यूथेरियन यूथेरियन और स्तनियों में रुधिर जरायु ओपरा पाई जाती है, जैसे मानव और कपी। ठीक है, इसके उदाहरण मानव और कपी होते हैं। सभी यूथेरियन स्तनधारियों में आपका रुधिर जरायु ओपरा पाई जाती है, जैसे मानव और कपी में रुधिर जरायु ओपरा पाई जाती है। यही आपका आंसर होगा, मानव और कपी में रुधिर जरायु ओपरा पाई जाती है। इसको ऐसे लिखेंगे, सभी यूथेरियन स्तनधारियों या स्तनधारियों में रुधिर जरायु ओपरा पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मानव और कपी। अब बच्चों ये अगर लघु उत्तरी में ही जब भी पूछा जाएगा, नहीं बच्चों ये आपसे सबसे पहले जो कि वहाँ था बना हुआ एक वो बना हुआ था, कन्फ्यूजन बना हुआ था, तो क्लियर करने के लिए कि मोरूला की कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में बताया था। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आपको अगर ज़रूरत लगे तो इसको नोट डाउन करिए, नहीं ज़रूरत लगे तो न करिएगा। देखिए बच्चों, जब क्या होता है मोरूला, क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि मोरूला की कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स क्यों कहते हैं। तो बच्चों ये कन्फ्यूजन था, आपको आया कि नहीं, लेकिन मुझे आया, तो मैं इस बात को ध्यान रखते हुए भी इस वीडियो को बनाता हूँ हमेशा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सल्यूशन वीडियो आपको डाल दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे वही काम बार बार करना पड़े। मैं एक ही बार करना चाहता हूँ, लेकिन अच्छे से करना चाहता हूँ। तो बच्चों क्या होता है, यह क्वेश्चन था, मुझे डाउट था, आपको था कि नहीं पता नहीं। तो कि मोरूला की कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर क्यों कहते हैं। इसे तो कोई और ब्लास्टोमियर बोलना चाहिए। ब्लास्टोमियर क्यों बोलते हैं इसको, तो बच्चों क्यों बोलते हैं, नहीं सॉरी, मोरूला की कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर क्यों कहते हैं, मुझे नहीं, चूँकि ब्लास्टुला की कोशिकाओं को बोलना चाहिए था ना, मोरूला की क्यों बोलते हैं। तो इसका सल्यूशन मैं बताता हूँ आपको कि जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद जो हमारा जाइगोट होता है वह बिना आकार बढ़ाए लगातार विदलन करता है। लगातार मतलब विभाजित होता है। ठीक है, बार बार विदलन करता है। क्लीवेज से बनने वाली हर कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहा जाता है। जो 4 कोशिकाएं बनती भी हैं 2 से ना, उनको ब्लास्टोमियर ही बोलेंगे, ना कि मोरूला की सिर्फ कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर बोलेंगे। जितने भी क्लीवेज से बन रही हैं कोशिकाएं, सारों को, हर एक कोशिका जो सब कोशिका को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। यही इसका की पॉइंट है कि क्लीवेज के बाद बनने वाली हर छोटी कोशिका को ब्लास्टोमियर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा निषेचन के बाद जाइगोट बनता है बच्चों, और हमारा जाइगोट लगातार बिना आकार बढ़ाए लगातार विदलन करता है, और क्लीवेज से बनने वाली हर छोटी कोशिका को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और आपका युग्मनज जो होता है, युग्मनज लगभग 16 से 32 कोशिकाओं का ठोस गोला बन जाता है, तो इस अवस्था को मोरूला कहते हैं। जब हमारा युग्मनज लगभग 16 से 32 कोशिकाओं का ठोस गोला बन जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। मोरूला की सारी कोशिकाएं क्लीवेज से बनी होती हैं, क्लीवेज से बनती हैं या बनी हुई होती हैं। मोरूला की सभी कोशिकाएं क्लीवेज से बनी होती हैं, इसलिए हम इनकी कोशिकाओं को, इसलिए मोरूला की प्रत्येक कोशिका को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि विदलन
या क्लीवेज से बनी हुई हर कोशिका या प्रत्येक कोशिका को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ना कि सिर्फ मोरुला की कोशिकाओं को। यही मुझे कन्फ्यूजन था कि मोरुला की कोशिकाओं को क्यों बोलते हैं, मोरुला की कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो बच्चों, क्लीवेज के बाद बनने वाली हर कोशिकाओं को देखिए, जैसे विदलन के बाद 2 कोशिकाओं से 4 कोशिका बनी, तो उस चारों कोशिकाओं में हर कोशिका को हम किसी कोशिका को उठा लीजिए तो उसका नाम हम ब्लास्टोमियर ही बोलेंगे। ये पहला ब्लास्टोमियर ही बोलेंगे उसको, ठीक है, ना कि मोरुला की कोशिकाओं को, ना कि केवल मोरुला की कोशिकाओं को। बच्चों, क्या होता है, निषेचन के बाद हमारा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में होता है विदलन, ठीक है, युग्मनज में होता है विदलन। क्लीवेज होता है, विदलन से बनी हुई हर छोटी कोशिकाओं, विदलन से छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं जिनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, ना कि मोरुला की कोशिकाओं को, सिर्फ मोरुला की कोशिकाओं को। तो क्या होता है, जब वे ब्लास्टोमियर्स 2, 4, 8 कोशिकी अवस्था में हों तब भी ब्लास्टोमियर्स ही कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ ब्लास्टोमियर्स बोलना लिखना चाहिए था मुझे। जब ये ब्लास्टोमियर 2, 4, 8 कोश की अवस्था में होते हैं तब भी ये ब्लास्टोमियर ही बच्चों समझ जाइएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ। ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। तब भी देखिए, जब ये ब्लास्टोमियर्स 2, 4, 8 कोश की अवस्था में हो तब भी इसे ब्लास्टोमियर्स ही कहलाती है। जब ये ब्लास्टोमियर्स 2, 4, 8 कोश की अवस्था में होते तब भी ये ब्लास्टोमियर ही कहलाते हैं। और जब ये 16 से 32 कोश की अवस्था ठोस गोला बन जाए तब भी मोरुला ही कहलाएगी, लेकिन कोशिकाएं अब भी ब्लास्टोमियर ही कहलाती हैं। देखिए बच्चों कि 2, 4, 8 कोश की अवस्था को ब्लास्टोमियर से ही कहेंगे, ठीक है। और जबकि 16 से 32 कोश की इस अवस्था में जब पहुंच जाएगा तो मोरुला तो हम बोलेंगे ही, लेकिन इसकी कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स भी कहते हैं, अब भी ब्लास्टोमियर्स ही कहलाती हैं। ये मैंने आपको लिख दिया है कि ब्लास्टुला विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाली प्रत्येक कोशिका को ब्लास्टोमियर कहते हैं। मारुला ऐसी ही ब्लास्टोमियर्स का ठोस गुच्छा होता है। विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाली बच्चों प्रत्येक कोशिकाओं को विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाली प्रत्येक कोशिका को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। मोरुला जो होती है ऐसी ही ब्लास्टोमियर्स का ठोस गुच्छा होता है। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं ये ब्लास्टोमियर 2, 4, 8 कोश की अवस्था में भी ये ब्लास्टोमियर्स ही, देखिए, जब ये ब्लास्टोमियर्स 2, 4, 8 कोश की अवस्था में हो तब भी ये ब्लास्टोमियर्स ही कहलाएंगे। जब ये ब्लास्टोमियर 2, 4, 8 कोश की अवस्था में हो तब भी ये ब्लास्टोमियर्स ही कहलाएंगे। और जब ये 16 से 32 कोश की अवस्था या ठोस गोला बन जाते हैं तब वह मोरुला कहलाएगी, लेकिन कोशिकाएं अब भी ब्लास्टोमियर्स ही कहलाएंगी, ठीक है। उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला, मतलब कि मोरुला अवस्था, लेकिन उसकी कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर ही कहेंगे। उस अवस्था को 16 से 32 कोश की अवस्था को मोरुला बोलेंगे, लेकिन उसकी जो कोशिकाएं हों उसे अब भी ब्लास्टोमियर से ही बोलेंगे। तो विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाली प्रत्येक कोशिका को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। मोरुला हमारी ऐसी ही ब्लास्टोमियर्स का ठोस गुच्छा होता है। अब बच्चों ये क्वेश्चन बनता है आपसे, अगर लघुत्तरी में पूछेगा तो दोनों का पूछेगा, वृषण और अंडाशय का दोनों का कार्य बताइए। और अति लघुत्तरी में पूछेगा तो सिर्फ
एक ही का पूछेगा कि अंडाशय का कार्य बताइए, या फिर ओवरी का वृषण का कार्य बताइए। तो बच्चों, जो हमारा वृषण का कार्य की बात करें तो वृषण के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे कि पहला होता है शुक्राणुओं का निर्माण। वृषण के निम्नलिखित कार्य होते हैं, आप ऐसे लिखेंगे कि वृषण के निम्नलिखित कार्य होते हैं। फिर लिखेंगे आप पहला कार्य डालेंगे शुक्राणुओं का निर्माण। तो हमारा वृषण जो होता है प्राथमिक जननांग होता है बच्चों। वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है, ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि वृषण में मतलब शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो बच्चों वृषण में होता है, और वृषण की भी शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। यह अंडकोश में स्थित होता है। कौन अंडकोश में स्थित होता है? वृषण। और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है आपको, बस इतना लिख दीजिएगा, मोर सफिशियंट रहेगा शुक्राणुओं के निर्माण में। फिर ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि शुक्राणुओं का निर्माण सामान्य शरीर तापमान से 2 से 2.5 सेल्सियस कम तापमान पर होता है। वृषण जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है हमारा, वह शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान पर होता है। और वृषण के बच्चों, वृषण के प्रत्येक वृषण में लगभग 200 से 250 कक्ष पाए जाते हैं, और प्रत्येक कक्ष में 1 से 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र जनन नलिका या शुक्राणु जनन नलिका। शुक्राणु मतलब शुक्राणु, स्पर्म, जनन मतलब बनाने वाली, नलिका मतलब ट्यूब, मतलब ऐसी नली जहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, उन्हें हम शुक्र जनन नलिका बोलेंगे। दूसरा कार्य ये करती हैं हमारा कि आपका दूसरा कार्य करेंगी ये हार्मोन स्रावण का। तो वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं में 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में 2 टाइप की सेल होती हैं। पहला होता है हमारा लीडिंग सेल, जिसे इंटरस्टिशियल सेल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है सर्टोली सेल, जिसे कि हम सर्टोली सेल ही बोलेंगे। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, इसका 2 नाम होता है, हिंदी में अंतराली कोशिका या फिर लीडिंग कोशिका, अंग्रेजी में इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स। बच्चों नाम मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हिंदी में दे देता है आपके पेपर में, कई बार इंग्लिश में, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो चीज़ें को। इसलिए देखिए बच्चों, अंतराली जो कोशिका होती है बच्चों, अंतराली कोशिका होती है वह शुक्र जनन नलिका के बाहर पाई जाती है, और जो सर्टोली कोशिका होती है वह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनन नलिका के अंदर पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका इस बात का ध्यान रखिएगा कि हार्मोन स्राव की इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा। अंतराली कोशिका जो होती है शुक्र जनन नलिका के अंदर पाई जाती है, बाहर पाई जाती है। अंतराली शुक्र कोशिका की अंतराली या लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल बाहर पाई जाएगी। कैसे याद रखेंगे? देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब इसका मतलब ये होता है बच्चों, इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है कि 2 कोशिकाओं के मध्य का स्थान। तो ये जो हमारी नली होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाई जाएगी, इसमें इंटरस्टिशियल से याद रखिएगा बाहर पाई जा रही है, ठीक है। अंतराली कोशिका 2 कोशिकाओं के मध्य पाई जा रही है, ना कि ना कि कोशिका से, ना कि नली के अंदर पाई जा रही है, 2 नलियों के मध्य पाई जा रही है, ठीक है। एक चैम्बर होता है, जैसे 250 चैम्बर होते हैं, उसी चैम्बर में बाहर पाई जाएगी अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल, और उसी चैम्बर के अंदर ट्यूब पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसी ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाएगी सर्टोली सेल्स। तो यही लिखा है मैंने, सर्टोली सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर। सर्टोली सेल का कार्य होता है विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना का कार्य करती हैं सर्टोली सेल। और लीडिंग सेल्स, सिर्फ इतना लिखने की ज़रूरत है, लीडिंग सेल्स
या इंटरस्टिशियल सेल द्वारा एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। आप चाहिए तो ये दोनों लिख दीजिएगा। 2 सेल पाई जाती हैं। लीडिंग सेल का कार्य होता है पोषण और सर्टोली सेल का कार्य होता है, सर्टोली सेल का होता है काम करना कि पोषण का कार्य करना, और लीडिंग सेल का कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन का स्रावण करना। ये चाहिए तो आप लिखिए। ये मैंने याद करने के लिए आपको बता दिया कि याद जरूर रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन बाहर पाई जाती है सेल और कौन अंदर। सर्टोली अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, और अंतराली बाहर पाई जाएगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। अब बच्चों आता है अंडाशय के कार्यों की बात। अंडाशय के क्या कार्य होते हैं? तो बच्चों क्या होता है हमारा कि अंडाशय के कार्य की बात करें तो अंडाशय के निम्नलिखित कार्य होते हैं बच्चों। जो अंडाशय होता है यह प्राथमिक जननांग होता है हमारा। प्राथमिक जननांग होता है जो कि उदर गुहा में स्थित होता है। अंडाशय हमारा उदर गुहा के अंदर स्थित होता है या उदर गुहा में स्थित होता है, जबकि जो हमारा जबकि बच्चों आपका इसकी कार्य की बात करें, अंडाशय की कार्य की बात करें तो यह आपका प्राथमिक जननांग होता है जो कि उदर गुहाओं के अंदर स्थित होता है। पहला कार्य इसका होता है अंडाशय का, ओवरी का। बच्चों इसे डिम्ब ग्रंथि भी बोलते हैं। अंडाशय को डिम्ब ग्रंथि, डिम्बाणु ग्रंथि या डिम्ब ग्रंथि भी बोलते हैं। एनसीईआरटी ने फिगर में इसका नाम लिखा हुआ है, ओवरी या अंडाशय या फिर डिम्ब ग्रंथि। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, डिम्ब ग्रंथि भी नाम है। तो पहला इसका कार्य होता है अंडाशय का oogenesis कराना, ठीक है, अंडाणु का निर्माण करना। अंडाशय के फॉलिकल्स में अंडाणुओं का निर्माण होता है। यौनावस्था के बाद हर मासिक चक्र में सामान्यतः एक अंडाणु परिपक्व होकर के ओव्यूलेशन के समय निकलता है। क्या होता है बच्चों? अंडाशय के फॉलिकल्स में अंडाणुओं का निर्माण होता है और यौनावस्था के बाद हर माह में, यौनावस्था के बाद हर मासिक चक्र में सामान्यतः एक अंडाणु परिपक्व होकर ओव्यूलेशन के समय निकलता है। और बात आती है दूसरा क्या करेगा, दूसरा हार्मोन्स का स्रावण करता है। तो अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। यह अंडाशय से निकलने वाला मुख्य स्त्री हार्मोन्स होता है। यह अंडाशय से स्रावित होने वाला मुख्य स्त्री हार्मोन्स होता है। बच्चों यह फॉलिकल जैसे फॉलिकल मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रोजन जो होता है यह मुख्य स्त्री हार्मोन्स होता है। ठीक है, यह अंडाशय से निकलने वाला मुख्य स्त्री हार्मोन्स होता है जो कि ग्राफियन फॉलिकल या फॉलिकल से निकलता है। ठीक है, फॉलिकल में भी ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है। दूसरा हार्मोन निकलती है ये प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण होता है जो कि कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। ठीक है, ये सारी हार्मोन्स ओवरी से ही निकल रहे हैं, लेकिन ओवरी में भी कहाँ से निकलेगा एस्ट्रोजन? ग्राफियन फॉलिकल से, और इसमें कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। रिलैक्सिन बात आती है, थर्ड आती है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या होता है? तो बच्चों रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण करती हैं जो कि मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान ही निकलता है। इनहिबिन हार्मोन जो कि एफएसएच को नियंत्रित करता है। 4 हार्मोन निकलेंगे, कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। आपका निकलेगा रिलैक्सिन निकलेगा गर्भावस्था के दौरान, और यह इनहिबिन निकलेगा कब निकलेगा? यह एफएसएच को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इनहिबिन का स्रावण एफएसएच को नियंत्रित करने का कार्य करता है जो कि ओवरी से निकलेगा आपका
और क्या होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन निकलेगा आप ग्राफियन फॉलिकल से और प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा कार्पस ल्यूटियम से। अब बात आती है कि गैस्ट्रोसील गुहा क्या होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गैस्ट्रोसील गुहा का निर्माण गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस या गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान होती है। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण के अंदर, ब्लास्टुला अवस्था में बच्चों भ्रूण के अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रुलेशन, ऐसे पूछा जाएगा ब्लास्टुला का निर्माण कैसे होता है, तो गैस्ट्रोसील गुहा गैस्ट्रोसील गुहा का निर्माण कैसे होता है, तो हेडिंग डाल के लिखेंगे आप गैस्ट्रोसील गुहा, जिसे लिखेंगे गैस्ट्रोसील कैविटी। तो गैस्ट्रोसील गुहा जो होती है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान होता है इसका निर्माण। जो गैस्ट्रोसील गुहा का निर्माण होता है वो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान होता है या गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में होता है। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण के अंदर ब्लास्टोसील गुहा पाई जाती है। क्या होती है ब्लास्टुला अवस्था में, जो कि मैंने अभी रिसेंट पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लास्टुला के अंदर क्या पाई जाती है, ब्लास्टोसील गुहा। गैस्ट्रुलेशन के समय गैस्ट्रुलेशन के समय ब्लास्टुला के अंदर की कोशिकाएं गैस्ट्रुलेशन के समय ब्लास्टुला के अंदर की कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती हैं। इसे क्या बोलेंगे, इन्वेजिनेशन। गैस्ट्रुलेशन के समय पे ब्लास्टुला के अंदर की कोशिकाएं गैस्ट्रुलेशन के समय पर क्या होता है, ब्लास्टुला की कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती हैं। ब्लास्टुला की कोशिकाएं गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के समय पर अंदर की ओर धंसती हैं, जिसे इन्विजिनेशन कहते हैं। ब्लास्टुला की कोशिकाओं का अंदर की ओर धंसना क्या कहलाता है, इन्विजिनेशन कहलाता है। इस कोशिकीय गति के परिणाम स्वरूप भ्रूण के अंदर एक नई गुहा का निर्माण होता है, जिसे गैस्ट्रोसील कैविटी कहते हैं। ठीक है, या प्राथमिक आंत्र गुहा प्रिमिटिव गट कैविटी बोलेंगे। ठीक है, गैस्ट्रोसील कैविटी का निर्माण गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गैस्ट्रोसील कैविटी का निर्माण गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में होता है। देखो बच्चों, इसकी परिभाषा की बात करें तो बड़ी शार्ट है परिभाषा यहाँ से। गैस्ट्रुलेशन के समय क्या होता है बच्चों, ब्लास्टुला की कोशिकाएं गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के समय ब्लास्टुला की कोशिकाएं अंदर की ओर धंसती हैं, जिसे इन्विजिनेशन कहते हैं। ब्लास्टुला की कोशिकाओं का अंदर की ओर धंसना इन्विजिनेशन कहलाता है। और इस कोशिकीय गति के परिणाम स्वरूप भ्रूण के अंदर नई गुहा का निर्माण होता है, जिसे गैस्ट्रोसील कैविटी कहते हैं, या फिर प्राथमिक आंत्र गुहा प्रिमिटिव गट कैविटी कहते हैं। जो गैस्ट्रोसील कैविटी का निर्माण होता है वह गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में होता है बच्चों। और ब्लास्टोमियर्स का अंदर की ओर धंसना इन्विजिनेशन कहलाता है। ब्लास्टोमियर की या ब्लास्टुला की कोशिकाओं की या ब्लास्टोमियर्स की कोशिकाओं या ब्लास्टोमियर्स का अंदर की ओर धंसना या ब्लास्टुला की कोशिकाओं का अंदर की ओर धंसना इन्विजिनेशन कहलाता है। थर्ड इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है कि गैस्ट्रोसील कैविटी को प्राथमिक आंत्र गुहा कहते हैं, प्रिमिटिव गट कैविटी कहते हैं। और ये क्या होता है, प्रिमिटिव गट कैविटी आगे चल के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। प्रिमिटिव गट से आगे चल करके पाचन तंत्र का निर्माण होता है बच्चों। इसको ऐसे भी, इस परिभाषा को आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, जो मर्जी वो लिखिए आप। मैंने दोनों बता दी है, जो आपको अच्छी लगे वो लिख दीजिएगा पेपर में। जो गैस्ट्रोसील गुहा होती है बच्चों, गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली गैस्ट्रोसील कैविटी जो होती है वो गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली भ्रूण की प्राथमिक आंत्र गुहा
होती है बच्चों, जिसे कि प्रिमिटिव गट कैविटी बोलते हैं। जो गैस्ट्रुलेशन गुहा होती है गैस्ट्रुलेशन कैविटी होती है, वह गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान बनने वाली भ्रूण की प्राथमिक आंत्र गुहा होती है। जो गैस्ट्रुसिल गुहा होती है वह गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान बनने वाली भ्रूण की प्राथमिक आंत्र गुहा होती है, जिसे हम प्राथमिक आंत्र गुहा को हम प्रिमिटिव गट कैविटी बोलते हैं, जो आगे चलकर ये पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है। चाहे वो लिखिए, चाहे ये वाली इतना परिभाषा लिखिए, ठीक है, इतना लिखिए, चाहे ये इतना लिखिए, आपकी दोनों, आपको जो पसंद आए वो लिखिएगा। मेरा मानना है कि आप इतना लिखिए, ठीक है। अगर लघु उत्तरी में बोला जाए तो इतना लिखिए प्रॉपरली, ठीक है। बहरहाल मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि ये जब भी पूछा जाएगा अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा आपसे, और जो 2 टाइप की लघु उत्तरी आपसे पूछी जाती हैं तो ये पहले वाले टाइप के अति लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है। अब बात आती है हमारी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है।